हेलो फ्रेंड्स, आज एक केस डिस्कशन करेंगे। सुबह मॉर्निंग में मेरे को एक मैसेज है कि सर मुझे एक एचडीएफसी का मेरा फंड जो है वो मुझे कन्वर्ट करना है, दूसरे जगह पे कन्वर्ट करना है। तो मैंने चेक किया उनका पोर्टफोलियो, तो 2000 का एसआईपी वो एचडीएफसी फंड में चालू है और 179 रुपीज निगेटिव में है, और बाकी के जो फंड है वो पॉजिटिव में है, 300-400 रुपया पॉजिटिव में है। अभी एचडीएफसी फंड में उन्होंने, या सभी फंड में उन्होंने 7 महीने पहले एसआईपी स्टार्ट किया, तो हमने ऑलमोस्ट उनको एक 3 फंड दिए हैं। तो वो फंड में एक फंड में निगेटिव रिटर्न है, तो सर दूसरे तो फंड पॉजिटिव है, आपके निगेटिव है। तो हमने तो सेगमेंट वाइज फंड दिए हैं उनको, और यही माइंडसेट से लोगों को, या ये रिटेल माइंडसेट हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे माइंडसेट से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। अगर आप थोड़ा सा लॉस दिख रहा है तो हर टाइम पे आप फंड चेंज करने जाओगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस होते हैं या फिर ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम ऐसे फंड में होता है तो हम खुद ही फंड चेंज करते हैं, लेकिन रिटर्न 200 रुपया निगेटिव है इसलिए फंड चेंज करना ये लॉजिकल नहीं है। ये इस तरह से रिटेल माइंडसेट के वजह से रिटेल आदमी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 6 महीना 7 महीना में कुछ बड़ा करोड़पति बनने नहीं वाले हो। आपको टाइम देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करना एसआईपी या लमसम शुरू किया है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 7 to 10 ईयर्स आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपका फंड निगेटिव में है और आपका एसआईपी चालू है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो आपके ज्यादा हो रहे हैं। लोगों को, रिटेल लोगों को नंबर ऑफ यूनिट्स का जादू या मिरेकल ही नहीं पता है, पावर ही नहीं पता है। अगर आपका पोर्टफोलियो 2 साल से निगेटिव में है या मार्केट ही निगेटिव में है और आपका पोर्टफोलियो नीचे के लेवल से बाइंग हो रहा है तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है आपके ज्यादा बन रहे हैं। ये आपका बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, समझो कोई एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है और आपके पास उसके 200 शेयर्स है। वो 100 रुपए का प्राइस आ गया 80 रुपया, आपने फिर से बाइंग किया, फिर से आ गया वो 70 रुपया, आपने फिर से बाइंग किया। तो आपका ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम अज्यूम करते हैं कि 60 के रेट पे आपके 1000 शेयर्स बन गए एवरेज करते समय पे। तो जब ये शेयर चलना शुरू हो जाएगा तो आपको जो रिटर्न है वो 1000 शेयर्स पे मिलने वाले हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड है, आपके जब एनएवी कट होता है, आपका जब एसआईपी कट होता है और उस टाइम पे अगर एनएवी का जो प्राइस होता है, अगर मार्केट नीचे है तो वो प्राइस भी नीचे आता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जैसे शेयर मार्केट स्टॉक्स में मिलते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स आपके ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो नीचे आया है इसलिए। तो एसआईपी वालों को तो डरना ही नहीं चाहिए। एसआईपी बनाया ही इसलिए है कि जब मार्केट नीचे आएगा तब नीचे से एवरेज आउट होगा, इसलिए एसआईपी बनाया है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। एसआईपी में यही होता है। वही अगर सबसे ज्यादा जिनको पेन है वो लमसम वाले को है, जिन्होंने 2025 में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। वो क्या किया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है। जब अगर नीचे आता है मार्केट तो आपके रेट से या आपके एनएवी से अगर 10% 15% अगर नीचे है तो आपको लमसम जो इन्वेस्टर है उनको एवरेज करना चाहिए। सिर्फ उधर ही रख दोगे तो बोलोगे 2 साल बाद फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो अपॉर्चुनिटी तो दिया था ना मार्केट ने आपको, इनकैश क्यों नहीं किया, या अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठाया? अगर आपके रेट से 15% नीचे है तो आपको एवरेज करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि एवरेज करते नहीं है। जो भी लमसम इन्वेस्टर है उनको एवरेज करना चाहिए। अगर मेरा पोर्टफोलियो या पर्टिकुलर मैंने जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया है वो 10% 15% नीचे है तो उनको एवरेज करना चाहिए। तो ही जब फिर से बाउंस बैक होगा मार्केट, तभी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा मिलेंगे लो रेट पे और रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। तो रिटेल लोगों जैसे सोचना नहीं है। म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनता है। पहली बात तो म्यूचुअल फंड को सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि उनसे आप अच्छा खासा आपका रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके बच्चों का शादी का प्लानिंग, आपके एजुकेशन बच्चों का प्लानिंग, आपके खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग भी बना सकते हो, लेकिन उनको आपको सीरियसली लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग एसआईपी करते हैं। 1 लाख पगार है, 5000 का कर लिया। 5000 के करने से होगा क्या? आपका अगर कैपेसिटी ज्यादा है, 15 लाख 15,000 20,000 के एसआईपी करने का है तो उतना करो। 1 लाख पगार है और 5,000 का एसआईपी, मतलब क्या होता है कि आपने ये म्यूचुअल फंड एसआईपी का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा है।
या फिर आप उसको सीरियसली ही नहीं ले रहे हो, इसलिए आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो अगर आपका 1 लाख पगार है तो मिनिमम 20 से 25,000 तो एसआईपी होना चाहिए। एज वाइज डिसाइड होगा, आपका एज कम है तो थोड़ा एसआईपी कम हो जाएगा, लेकिन जिसका एसआईपी 35-40 है, जिनका एज 35 है तो मिनिमम 25,000 का तो एसआईपी उनको चाहिए ही चाहिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो। और लॉन्ग टर्म आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग उस तरह से अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो एसआईपी को टेस्टिंग मत लो, सीरियसली लो और थोड़ा लंबा सोचो, शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाला काम मत करो। म्यूचुअल फंड में कोई एक साल में कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिलने वाला, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। खिचड़ी जो है, खिचड़ी पकने के लिए टाइम लगता है, जितना अच्छा खिचड़ी में इंग्रेडिएंट जाता है उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो खिचड़ी अभी पक रही है, 2 साल से आप देखो कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिल रहे हैं, तो ये खिचड़ी पक रही है। जब ये पूरी पक जाएगी, मतलब 5-7 से 8-10 साल में, तब आपको बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। तो फोकस उस पे करो, ना कि रिटर्न पे करो। अभी तो 7 साल सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट जमा करने को फोकस करो। धन्यवाद।